शीला की चढ़ती जवानी बेकाबू हो रही थी। पति राधेश्याम शराबी था, बीमार भी रहता था, जिससे पत्नी जिस्म की प्यास से तड़प रही थी। एक दिन उसकी नजर चचेरे देवर डालू प्रसाद पर पड़ी। उसके गठीले बदन को देखकर शीला समझ गई कि आज जमकर 61-62 गेम खेलेगा और शीला देवर डालू प्रसाद के करीब आने लगी। डालू प्रसाद भी भाभी की नियत को भांप गया। शीला भाभी के छलकती जवानी का दीवाना हो गया और रात को 9 बजे भाभी शीला के पास आकर कहने लगा, भाभी आज रात छत पर आ जाना, कुछ काम है। भाभी बोली, क्या काम है? वह बोला, जब परिवार के सब लोग सो जाएंगे तो चली आना। पति राधेश्याम दारू पीकर टुन्न था और कुछ बीमार भी था। 12 बजते ही भाभी छत पर गई, जहां देवर डालू प्रसाद भाभी का इंतजार कर रहा था। भाभी को अकेली पाकर देवर भाभी को सीने से लगा लिया और किस करने लगा। तभी भाभी गर्म हो गई और देवर के पप्पू के सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी पप्पू तैयार हो गया और देवर बोला, भाभी अब देर मत करो वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए देवर भाभी के साथ 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया। भाभी देवर को नागिन की तरह लिपट गई और देवर का साथ देने लगी। भाभी देवर को उठा उठा कर दे रही थी और देवर दम पे दम मारे जा रहा था। खेल के मैदान में दोनों आमने सामने भिड़े थे। दोनों का रोमांचित 61-62 प्रोग्राम काफी देर तक चलता रहा। भाभी बोली, आज पहली बार कोई दमदार खिलाड़ी मिला है जो मुझे हरा दिया और मेरी आत्मा को शांत कर दिया। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा पति कुछ नहीं कर पाता है और बीमार भी रहता है। एक रात देवर भाभी छत पर अवैध संबंध स्थापित कर रहे थे तो पति आ गया। पत्नी को चचेरे भाई डालू प्रसाद के साथ देखकर पति राधेश्याम क्रोध से आग बबूला हो गया। तभी डालू प्रसाद वहां से भाग गया और बाद में क्षमा मांगने लगा। वह बोला, अब ऐसी गलती नहीं होगी। उधर पत्नी शीला देवर के साथ 61-62 करने के लिए तड़प रही थी। फिर वह पति को मारने की प्लान बना ली। देवर के साथ मिलकर पति को खूब शराब पिलाई और जब वह नशे में धुत हो गया तो उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया। जब राधेश्याम 2 दिन तक घर नहीं आया तो उसके परिजन थाने में जाकर राधेश्याम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब पुलिस उसे ढूंढने लगी तो 7 दिन बाद राधेश्याम की लाश गन्ने के खेत में मिली। फिर पुलिस को शक होने लगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। फिर पुलिस को घर वालों पर शक हुआ और पुलिस गहराई से तफ्तीश करने लगी तो पता चला कि मृतक की पत्नी का उसके चचेरे देवर से अवैध संबंध है। फिर पुलिस देवर और भाभी को हिरासत में लेकर कड़ाई करते हुए पूछताछ करने लगी तो हत्या का पूरा पर्दाफाश हो गया। फिर पुलिस ने देवर और भाभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों, जिस पर ठुकाई ऑपरेटर की प्यासी आत्मा सवार हो जाती है वह ऐसा कर्म करने में लिप्त हो जाता है। अब जेल में देवर बाथरूम की दीवारों पर सफेदी कर रहा है और भाभी हाथों की उंगलियों का सहारा लेकर जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार। बूढ़े माता पिता का असली सहारा बहू होती है, ना कि बेटा। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका। गणेश ने बड़ी अक्कड़ में कहा। ज्योति मुस्कुराती हुई ट्रेन में बैठी गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:10 में ही हुए थे तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसे ले चलूँ ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गाला खाना पिछले 8 महीने से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता है भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज़ तो बहू निकाल कर ही देती है। गणेश ने ज्योति को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना
गिन गिन कर दिन काट रहे थे। दोनों, सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर एक सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई